हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। साथ ही साथ सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक यही है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलता है, डिटेल अध्ययन करेंगे। हालांकि हमने लिस्ट तो पढ़ लिया था पिछले क्लास में कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, क्या मुहाना है, ये सब देख लिए थे हम लोग। बट थोड़ा सा आज गंगा नदी के बारे में, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है आपको और कॉपी कलम लेकर बैठना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम आपको मौका देंगे कि लिख लीजिए, बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोग सिंधु नदी समझेंगे। अब पहले समझ लेते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से ये कि ये चलती है। तो देखिए, हमारा जो सिंधु नदी हो जाता है, ये चाइना में बताए थे मानसरोवर झील के पास, यहाँ से ये निकलती है हमारी सिंधु नदी। और फिर यहाँ से देखिए ये लद्दाख होते हुए, यहाँ पर से ये लेह लद्दाख होते हुए, और देखिए इस तरह से पाकिस्तान से होते हुए, और फिर ये अरब सागर जाके गिर जाती है कराची के पास से। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि हमारा, आपको पता चल गया ना सिंधु नदी किस प्रकार से है ये। ठीक है, तो इतना ये पहले समझ गए आप। तो ये सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास, ये सिनका बाब नामक स्थान से होता है। कौन सा स्थान से, आपको मिल जाएगा नोट्स में, इसका टेंशन नहीं लेना है। तो सिनका बाब नामक स्थान से होता है। और फिर अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 3610 किलोमीटर पड़ता है, ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार। ऐसे आपको बुक में बहुत जगह 2810 किलोमीटर दिखाई देगा, तो आप बुक का भी याद रख सकते हैं। 2880 किलोमीटर इतना होता है, तो आप ये डाटा याद रख सकते हैं। वैसे लेटेस्ट डाटा के अनुसार वही 3610 किलोमीटर है। तो ये सिंधु नदी का मैक्सिमम पार्ट ये हमारा पाकिस्तान में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए पाकिस्तान का ये सबसे लंबी नदी भी कहलाती है। और फिर ये वहाँ की राष्ट्रीय नदी भी हो गई हमारी सिंधु नदी। तब देख लेते हैं क्या इसमें नोट्स में क्या चीज़ है। इसमें सिंधु नदी के बारे में ये बात बताई जा रही है कि यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सही बात है, एशिया में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाब नामक जलधारा से यहाँ से होता है। इस नदी की लंबाई जो है 3610 किलोमीटर है, बताया ना, ये लेटेस्ट डाटा है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है, ये भी सही बात है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। जैसे कि यहाँ से गुजर रही है ना, तो यहाँ से ऊपर है, यहाँ पर ना, यहाँ से दक्षिण पश्चिम घूर गई है, फिर आकर के ये अरब सागर में गिर जाती है। और फिर यहाँ कुछ और बातें लिखी हुई है कि इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। तो सिंधु नदी के बारे में आप क्या क्या याद रख सकते हैं। इसका उद्गम स्थल याद रखिए, कहाँ गिरती है, और इसकी सहायक नदी है, आपको याद करवाएंगे। ऐसे तो पिछले वीडियो में बताए थे, बट याद करवाएंगे, थोड़ा मैप में दिखाएंगे ताकि ये हर चीज़ों को समझ सके अच्छे से। मैप पे चलते हैं, ये तो यहाँ पर सिर्फ बना दिए हैं, बट यहाँ देखिए ओरिजिनल मैप यहाँ पर है। अब देखिए हमारा जो सिंधु नदी है, तो समझिएगा आप लोग, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सबसे ऊपर में हमारा हो गया ये वाला, ये तो हमारा सिंधु नदी हो गया। ये देखिए किस प्रकार से ये आती है, फिर इंडिया होते हुए देखिए पाकिस्तान से जा करके फिर ये अरब सागर में ये जाके गिर जाती है, हमारा सिंधु नदी हो गया। मगर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो देखिए सहायक नदियाँ में हमारा जो सतलज हो गया, देखिए हमारा यही है सतलज नदी। तो ये भी हमारा मानसरोवर झील से ही होता है, मगर ये राक्षस ताल से होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा नीचे का ये हो गया हमारा सतलज नदी। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, इस प्रकार से हम लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गई सतलज नदी। आई देखिए आ करके फिर ये कहाँ मिल जा रही है, जाके फिर ये हमारा सिंधु नदी में मिल जा रही है। उसके बाद फिर हमारा हो जाता है ब्यास नदी। तो देखिए ब्यास नदी भारत से ही उद्गम होता है इसका, देखिए बहुत छोटा, देखिए अब फिर आके ये सतलज में ही मिल जाती है एक प्रकार से। ये पूरा यहाँ पर नहीं आती है ब्यास नदी सिंधु में। ठीक है, मगर फिर हमारा जो सतलज नदी है ये चल जाती है वहाँ तक। फिर अगला देखिए हमारा रावी नदी। तो हमारा जो रावी नदी है, ये देखिए रावी नदी आई 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 है, और फिर आकर के एकदम यहाँ सतलज के थोड़ा छोर पे आके मिल गए, यानी कि सिंधु नदी के बगल में ही। उसके बाद फिर हमारा अगला हो जाता है चेनाब नदी। तो जो चेनाब नदी है, ये देखिए
आई आई और फिर कहाँ मिल गई ये रावी नदी से आके ये मिल गई। उसके बाद फिर हमारा अगला हो जाता है झेलम रिजर्व। झेलम, देखिए झेलम, अब देखिए झेलम भी आई और कहाँ आके मिल गई है झेलम, ब्यास में आकर मिल गई। सॉरी, झेलम कहाँ मिले, चेनाब में आकर मिल गए। तो इस प्रकार से हम इसके सारा सहायक नदी को देख लिए कि सबसे पहले जो सबसे नीचे हमारा है वो सतलज है, उसके बाद ब्यास, उसके बाद फिर हमारा हो गया रावी, उसके बाद चेनाब और सबसे लास्ट में हमारा झेलम हो गया। तो आप ये तो याद रख सकते हैं कि हाँ कौन किधर है। उसके बाद कुछ कुछ ये याद रखना है कि जैसे कि एक परियोजना है जैसे तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना जो हमारा है वो झेलम नदी पर है। कहाँ है, झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ है, झेलम नदी सबसे ऊपर हो गया, ये हो गया हमारा झेलम नदी, ये वाला ये झेलम नदी। तो यहीं पर हमारा पूछेगा तुलबुल तुलबुल परियोजना कहाँ पर है, तो झेलम नदी पे हो गया। उसके बाद हमारा जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर किसके किनारे बसा है, कौन नदी के किनारे, तो श्रीनगर हमारा झेलम नदी के किनारे बसा है। ये पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद फिर पूछेगा जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर, तो जो हमारा हो गया जम्मू किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हमारा चीनाब नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किसके किनारे बसा है ये, चीनाब नदी के किनारे। तो चीनाब देखिए काला वाला जो हो गया ये चीनाब नदी हो गया। ठीक है, आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। सबका नाम हम नहीं लिखे हैं, आप लोग मगर लिख लीजिएगा। सबसे नीचे हमारा हो गया सतलज, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा हो गया ब्यास, फिर रावी, फिर चेनाब, फिर लास्ट में ऊपर में झेलम। इस प्रकार से क्रम है इसका, आप लोग लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1960 ईस्वी में एक सिंधु जल समझौता होता है। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री रहते हैं और अध्यक्षता मतलब कि करते हैं विश्व बैंक, यानी विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक होता है समझौता सिंधु, जो कहा जाता है सिंधु जल समझौता, जिसमें ये फैसला होता है कि ऊपर की 3 नदियाँ, यानी कि हमारा एक हो गया ये सिंधु, एक हो गया सिंधु, उसके बाद झेलम और फिर ये चिनाब, ये 3 नदियाँ जो है, इस तीनों नदी का जो 80% जो हमारा पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और 80% कौन करेगा इस्तेमाल, पाकिस्तान, और 20% कौन इस्तेमाल करेगा, इंडिया। ये ऊपर का 3 नदी, और जो बाकी का नीचे का 3 नदी बच गया, जैसे कि हमारा ये हो गया ये कौन सा नदी हो गया हमारा, ऊपर में हो गया झेलम, फिर हो गया नहीं सिंधु, झेलम, और फिर हमारा ये हो गया। तो नीचे 3 बचा हमारा, रावी बचा, ब्यास बचा और सतलज। तो रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदी हो गया, ये फिर मतलब कि जो समझौता हुआ था सिंधु जल समझौता, इसमें ये हुआ था कि जो 80% पानी है इसका, 80% पानी वो भारत इस्तेमाल करेगा, और 20% पानी कौन इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझौता हुआ था कि हमारा जैसे हो गया सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों का जो पानी है 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत, और रावी, ब्यास और सतलज, इसका जो पानी है वो 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो ये कुछ था महत्वपूर्ण बात जो याद रखना था आपको, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर तो वो बात नहीं है, बट आगे मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर मिल गया कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, हम सब बात लिख दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताएं हैं। फिर श्रीनगर कहाँ है, तो झेलम नदी किनारे बसा है। जम्मू कहाँ है, चुनाव नदी किनारे बसा है। सिंधु सिंधु जल समझौता जो कि 1960 ईस्वी में होता है, उस समय के प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, और विश्व बैंक की अध्यक्षता में ये समझौता होता है, सिंधु जल समझौता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसको। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें समझौता में यही हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी है 80% वो पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% भारत करेगा। उसके बाद जो रावी, ब्यास और सतलज नदी है, इसका 80% भाग जो है पानी का वो भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान उपयोग करेगा। बस यही तो था सिंधु जल समझौता, ज़्यादा कुछ नहीं है ये। ठीक है, आगे समझ लेना है हमको गंगा नदी के बारे में। अब देखिए गंगा नदी, जैसे देखिए बताते हैं आपको, तब समझ में आएगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, तो ये जो फिगर निकल रही है इधर से ये, ठीक है, ये हमारा है देवप्रयाग, यानी कि सॉरी ब्रदर, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा ये हो गया ये भागीरथी। ठीक है, और इधर से जो आ रही है ये हमारी आ रही है अलकनंदा। कौन आ रही है, अलकनंदा। ठीक है, और इधर से भागीरथी। ठीक है, और जैसे कि हमारा जो रिवर है
यानी कि जो हमारे गंगा जी हो गए, वो गंगा जी यानी गंगा नदी हमारी, वो जाकर हमारे जो गंगा नदी है वो गंगोत्री की जो हमारा ग्लेशियर है गंगोत्री, यानी गंगोत्री हिमनद से ये भागीरथी के रूप में ये निकलती है हमारी गंगा। कहाँ से? गंगोत्री के गोमुख से, जो कि उत्तराखंड में। तो वहाँ से निकलती है भागीरथी के नाम से और आगे बढ़ती है, और फिर इधर से जो हमारा बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है, अब आ करके दोनों का फिर एक जगह संगम होता है। देखिए यहाँ पर संगम हो रहा है, और फिर ये जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। और फिर यहाँ पर संगम होने के बाद हमारा जो नदी आती है इधर से दोनों तरफ से, और हमारी ये नदी देव नदी फिर ये गंगा बन जाती है, फिर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है ये नदी। अब ये नदी गंगा बन गई, अब ना ही भागीरथी रही और ना ही अलकनंदा रही। अब क्या बन गई है? देव नदी बन गई हमारा गंगा। और फिर जा कर के उतरती है फील्ड में अब, और फिर हरियाणा ये सब होते हुए, यानी कि हरियाणा कहाँ, सॉरी सॉरी ब्रदर सॉरी, हरिद्वार हरिद्वार जो हमारा उत्तराखंड में ही पड़ता है, तो यानी कि उत्तराखंड से यानी हरिद्वार होते हुए, हरिद्वार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, झारखंड हल्का सा पड़ता है इसमें, और पश्चिम बंगाल, इस सब होते हुए फिर जा कहाँ चल जाती है? फिर जाके बांग्लादेश में चल जाती है, वहाँ अलग नाम से गिरती है, बताएंगे अभी। मगर हमारी गंगा की सबसे अधिक लंबाई जो पड़ती है वो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और फिर गंगा बोल रहे थे कि ये पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर कहाँ चल जाती है? ये बांग्लादेश चल जाती है। उसके बाद फिर बांग्लादेश से लास्ट में गिरती है कहाँ जा करके? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बांग्लादेश में जाने से पहले जो हमारी गंगा है, ये मतलब कि एक अलग धारा के रूप में अलग हो जाती है, जिसको हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। वहाँ जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा है ना, है हुगली नदी, तो वहीं पर से अलग धारा के रूप में अलग हो जाती है, इसी को हुगली नदी नाम दिया गया है, हुगली नदी। ठीक है, तो यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं, हाँ हुगली नदी है ये। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है हमारी नदी, ये तो अलग हो गई, मगर जो बच गई नदी वो गई बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जाती है जब गंगा नदी जाती है, तो इस गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जा कर के ये जो पद्मा है यानी गंगा जी, हमारी गंगा, ये मिलती है जमुना नदी से। किससे मिलती है? जमुना नदी से मिलती है। जमुना कौन नदी हो गई? जमुना हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। यानी बांग्लादेश में जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जाके मिली जमुना नदी से, और फिर यहाँ पे जब दोनों धारा मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। यानी जब हमारा जमुना और गंगा दोनों जब मिलती है तब बन जाती है क्या? मेघना। ये नदी बन जाती है मेघना। और मेघना बनने के बाद ही ये कहाँ प्रवेश करती है? फिर ये बहते रहती है, फिर चल जाती है हमारे बंगाल की खाड़ी में। जो कि हर कोई जानता है कि बंगाल की खाड़ी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये बेचारी आने यहाँ से चली गई मेघना, जाके एक प्रकार से डेल्टा बनाई वहाँ जा करके। और उसी को जो हमारा इसको मतलब कि गंगा इसीलिए चूँकि है गंगा जी, और फिर इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों मतलब कि मेघना बन के आई और जाके गिरी कहाँ जा करके? ये बंगाल के खाड़ी में गिरी। यानी कि इसी को हम लोग सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि दोनों नदी के कारण से ये डेल्टा बना है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी उसे कहा जाता है। देख लेते हैं इसको। देखिए हिसाब से वहाँ बता रहा है कि गंगा जो हो गया भारत की राष्ट्रीय नदी है, यह दो धाराओं के रूप में निकलती है। एक गंगोत्री की हिमनद से भागीरथी के नाम से, और दूसरा हो गया सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा के नाम से निकलती है बद्रीनाथ से। और फिर जा करके ये जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के नाम मतलब कि यहाँ पे संगम हो जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है, और यहीं से नदी गंगा बन जाती है। और भागीरथी इसके मुख्य धारा हो गया पौराणिक तौर पे। और फिर यही नदी जो है आगे बढ़ते हुए कहाँ जाती है? ये मतलब हरिद्वार पहुँचती है, उत्तराखंड के पास ही है, और वहाँ उतरती है फिर मतलब कि उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें से इतना देखते ये पता चला कि सबसे अधिक लंबाई जो हमारे गंगा का है वो उत्तर प्रदेश राज्य में ये पड़ रही है। और फिर है कि गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल में एक धारा के रूप में अलग हो जाती है। अभी बताएं कि गंगा जो है
वो बांग्लादेश में जाने से पहले ये एक धारा के रूप में अलग हो जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसको हम लोग कहते हैं कि हुगली नदी। तो इसी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर जो हमारे गंगा नदी हो गया, ये जब बांग्लादेश जाती है ये, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और ये जो पद्मा है ये बांग्लादेश में ये मिलती है जमुना नदी से, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से। चूँकि बांग्लादेश में जमुना नदी को ही ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना नदी कहा जाता है। तो हमारी गंगा मिली पद्मा से, सॉरी, हमारी गंगा पद्मा बन के मिली जमुना से यानी ब्रह्मपुत्र नदी से। और दोनों मिल करके, दोनों जब मिल जाती है धारा, तब कहा जाता है कि मेघना नाम, मतलब नाम पड़ जाता है मेघना। और फिर ये मेघना नदी ये बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का संगम, मतलब कि दोनों ये गिर रही है उसी में। तो इसीलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। और सुंदरबन का डेल्टा इसलिए नाम दिया गया है, ऐसे तो नाम होना चाहिए ही गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, मगर सुंदरबन का डेल्टा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए नाम दिया गया सुंदरबन का डेल्टा। और चूँकि इसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए, यानी कि लगभग कितना इसका अपवाह क्षेत्र है, 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर है गंगा नदी का। ठीक है, तो वही है, ये सवाल बन सकता है वो कि गंगा भारत की सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी है, याद रखना है इसको। और फिर हमारा कानपुर हो गया, इलाहाबाद और पटना, ये तीनों हमारा गंगा किनारे बसा है। और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी भारत की सबसे बड़ी कोई सहायक नदी है तो हमारा यमुना हो गई। ये पेज हमारा ख़त्म हो गया, आगे देखते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पर कि बीच में हमारा ये मध्य प्रदेश है, ये है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक है, ठीक है। तो अमरकंटक में यहाँ पर से 3 नदी जो है ना 3 दिशा में निकलता है। नर्मदा देखिए इधर आ गया, जाकर गिर गई अरब सागर में। सोन आ गई इधर बिहार तरफ, ठीक है, गंगा नदी मिल गई। और फिर एक महानदी देखिए उड़ीसा से पार हुई है। तो ये पूछ देता है कितना बार, ठीक है, कि कौन से अमरकंटक से कौन कौन से नदी निकलती है। तो नर्मदा, सोन और महानदी, तीनों 3 डायरेक्शन में। उसके बाद गंगा की सहायक नदी जो दक्षिण से आकर मिलती है वह नदी कौन है? सोन है। देख रहे हैं दक्षिण से गई नदी है सोन, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में ऊंचाई से गिरती है। हमारा जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में ऊंचाई से गिरती है, ठीक है, एक ऊंचाई से गिरती है, और जो गिरती है झरना बना देती है एक प्रकार से। तो इस झरना का नाम है धुआंधार जलप्रपात, याद रखिएगा। इसी को कपिल धारा जलप्रपात भी कहा जाता है या तो धुआंधार जलप्रपात, याद रखना है इस पॉइंट को। और इसमें याद रखना है कि अमरकंटक से 3 नदी 3 दिशा में निकलती है। वो नदी कौन कौन है? नर्मदा, महानदी और सोन हो गया। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट ये याद रखना है कि हमारा यही धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास जबलपुर में। आगे समझना है। अब हम गंगा नदी के बारे में देख रहे थे, तो जैसे कि ये समझना है, जैसे कि हमारा गंगा नदी है, तो हमारा गंगा नदी है जैसे कि बह रही है, मान ली कुछ इस प्रकार से बह रही है ना, तो कुछ नदी इधर से गई, कुछ नदी उधर से आई। तो यही इसमें बात, इसमें यहाँ पर यही है कि हमारा जो गंगा नदी हो गया, तो ये उत्तर में, जैसे कहने मतलब क्या कि गंगा के बाएं से, यानी कि उत्तर से मिलने वाली नदी, यानी उत्तर से कौन कौन नदी मिलती है और दक्षिण से कौन कौन नदी जाकर मिलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। मगर कोई नदी होगी जो उत्तर से आकर मिली गंगा में, सहायक बनी उसका, और कोई नदी जो हो गया दक्षिण से आकर उसमें सहायक बनी। तो कौन कौन से प्रमुख प्रमुख नदी है उसको देख लेते हैं। जैसे उत्तर से नदी जो आई, इसमें जो मिली आकर जो बनी, सहायक बनी, हमारा हो गया गोमती, घाघरा, घाघरा को सरयू कहा जाता है, घाघरा, गंडक, गंडक के बाद कोसी, और फिर हमारा महानंदा। तो ये कुछ नदी हो गया जो उत्तर से आकर मिली, गंगा जी में मिल गई आकर के। उसके बाद कुछ नदी जो है ये दक्षिण तरफ से गई और गंगा जी में मिल गए। जैसे कि हमारा यमुना, गंगा कैसे आती है, यमुना ऐसे करके आती है, मिल जाती है ना। तो हमारा हो गया यमुना। उसके बाद यमुना के बाद कर्मनाशा, यमुना हो गया कर्मनाशा, कर्मनाशा के बाद सोन हो गया, सोन, ठीक है, सोन हो गया पुनपुन, पुनपुन, और फिर हमारा हो गया अजय। ये तो इस जितना नाम देख रहे हैं ये सब, ये जो हो गया, जो ऊपर में देखे थे, ऊपर में कौन था हमारा? गोमती, ऊपर में था हमारा गोमती, गोमती हो गया था, घाघरा था ना,
गोमती, घाघरा, इसको सरयू भी कहा जाता है, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये सब नदी जो था वो उत्तर से मिल रही थी, यानी कि बाएं तरफ से, ये बाएं तरफ से थी, ठीक है। और ये जो हो गया, ये इधर नदी जो हो गया दक्षिण तरफ से, ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदी हो गई। तो याद रखना इस पॉइंट को, समझते हैं वहाँ पर। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि गंगा के बाएं से मिलने वाली नदी तो गोमती, घाघरा, जिसको सरयू भी कहते हैं, गंडक, कोसी और महानंदा। और गंगा के दाएं यानी कि दक्षिण से मिलने वाली नदी हो गई हमारा यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, अजय। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी हमारा मानसरोवर झील से ही निकलती है और ये भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। टोटल अगर देखें इसका मतलब एक मतलब कि भारत में ही मन बहती है नदी कोई, एक हो जाता है कि नहीं भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसका टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, मगर भारत में मात्र 915 किलोमीटर ही गुजरती है। क्योंकि इसकी चौड़ाई मतलब कि कहा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी हमारा ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। बहुत ज़्यादा चौड़ाई इसका है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। और जो हमारा एक बात यह याद रखना है इसमें कि हमारा जो तिब्बत है ना, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सापू। वीवीआई पॉइंट है, पूछ देगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो सापो कहा जाता है। इसको दिमाग में रखना है इसको। उसके बाद जैसे कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब निकलती आती है तो देखिएगा कि हमारा ये अरुणाचल प्रदेश से, देखिए यहाँ पर है ना, यहीं पर आ रही है हमारा, यानी ये प्रवेश करती है कहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है हमारी नदी। ये प्रवेश करती है शायद दिहांग के नाम से। किस नाम से, दिहांग। ये दिहांग के नाम से प्रवेश करती है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और फिर ये प्रवेश करने के बाद ये फिर मिलती है नदी, हमारा जो हो गया नदी ये, यानी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही जो हमारा दिहांग नदी है, यहाँ पर दो नदी मिल जाती है, दिबांग और लोहित। जब ये दो नदी मिलती है ये नदी, तब इसका नाम फिर पड़ जाता है हमारा क्या इसका नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। अब देखिए यहाँ से खेला शुरू होता है। देखिए हमारा नोट्स में ये कहता है कि क्या है, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण की ओर मुड़कर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है हमारी ये ब्रह्मपुत्रा नदी। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी से दिबांग नदी और लोहित नदी मिलती है। इसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। और यह ब्रह्मपुत्र के नाम से असम में प्रवेश कर जाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में आती है ये दिहांग के नाम से और मिलती है दो नदी, दिबांग और लोहित, दोनों मिल करके बन जाती है हमारे ब्रह्मपुत्र। तो उधर से दिहांग तो आया ही, यानी कि दिबांग और लोहित ये मिलकर बन के क्या, ब्रह्मपुत्र में। और फिर कहाँ प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र बनने के बाद असम में प्रवेश करती है। और यह नदी सबसे अधिक असम राज्य में ही बहती है। याद रखना इस पॉइंट को। ब्रह्मपुत्र जब असम से गुजरती है तो इस नदी की चौड़ाई इतना अधिक है कि इसके बीच एक द्वीप पाया जाता है जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ये हर कोई जानता है कि माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखना है, पूछेगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली द्वीप। और यहीं पर जैसे कि हमारा जहाँ पर माजुली द्वीप है, यहीं पर एक सबसे छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है उमानंद। ये भी पॉइंट याद रखना है। ब्रह्मपुत्रा नदी असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है। अभी देखे थे जमुना नदी मिलती है पद्मा से और फिर मेघना बनकर निकल जाती है। इसके बाद पद्मा के साथ मिलकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। वही बात लिखा हुआ है, सिंपल सा था, कुछ नहीं था ज़्यादा इसमें। वीडियो हमारा ख़त्म हो गया, वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा वीडियो का लाइक करना है। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए या पहली बार आए तो ज़्यादा कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।